तोप का आविष्कार सबसे पहले 13वीं शताब्दी में चीन ने किया था और भारत में सबसे पहले तोप का इस्तेमाल मुगल बादशाह बाबर ने किया था। बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था और पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। इसी युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। इस तरह से अगर देखा जाए तो 1526 ईस्वी में पहली बार तोप बाबर द्वारा भारत लाई गई थी। इससे पहले बहुत से बाहरी आक्रांता भारत आए, मगर इतिहास की किसी भी किताब में ये नहीं लिखा कि कोई बाहरी आक्रांता तोप लेकर आया था या किसी बाहरी आक्रांता ने तोप से लड़ाई लड़ी थी। जब 13वीं शताब्दी में तोप की खोज हुई थी और 1526 में तोप बाबर द्वारा भारत लाई गई, तो फिर रामायण में तोप का उल्लेख होना एक हैरान करने वाला प्रसंग है। और जिस प्रकार से मैंने आपको तोप का इतिहास बताया है, उसे सुनकर तो आप भी दंग रह गए होंगे कि रामायण में तोप का उल्लेख कैसे हो सकता है। मगर ये सच है, रामायण में तोप का उल्लेख है। रामायण में तोप का उल्लेख कहाँ पर है, उसे दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि रामायण की रचना वाल्मीकि ने संस्कृत में की थी और तोप को संस्कृत में शतघ्नी कहते हैं। तो चलिए अब हम आपको रामायण में तोप का उल्लेख दिखाते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर वाल्मीकि रामायण की पुस्तक देख रहे हैं, इसे गीता प्रेस गोरखपुर ने छापा है। इसी वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के सर्ग 5 के श्लोक 10 और 11 को हम पढ़कर सुनाते हैं। हम श्लोक नंबर 9 से इसकी शुरुआत करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए पढ़कर सुनाते हैं आपको श्लोक नंबर 9 में क्या लिखा है। लिखा है, जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। यहाँ बताया गया है कि राजा दशरथ ने अयोध्या को बसाया था। अब श्लोक नंबर 10 में क्या लिखा है वो सुनिए। लिखा है, यह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थी। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। इस श्लोक में अयोध्या की शोभा के बारे में जिक्र किया गया है। अब श्लोक नंबर 11 में जो लिखा है उसे सुनिए। लिखा है, स्तुति पाठ करने वाले सुत और वंशावली का व्याख्यान करने वाले मागध वहां भरे हुए थे। आपको याद होगा, पहले हमारे पूर्वजों की वंशावली का बखान करने वाले कुछ लोग हमारे घर पर आते थे, उन्हीं को मागध कहा गया है। आगे लिखा है, वह पुरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतघ्नियों अर्थात तोपों से वह पुरी व्याप्त थी। हाँ, श्लोक नंबर 11 ने
ये स्पष्ट कर दिया है कि राजा दशरथ के महल में सैकड़ों तोपें थी जो महल की शोभा बढ़ा रही थी। अब हम आपको युद्ध कांड के तीसरे सर्ग के श्लोक 22 और 23 भी पढ़कर सुनाते हैं। इस सर्ग में हनुमान लंका के दुर्ग, फाटक, सेना विभाग और संक्रम आदि का वर्णन राम के सामने करते हुए कहते हैं कि यह दुर्गमपुरी पर्वत के शिखर पर बसाई गई है और देवपुरी के समान सुंदर दिखती है। हाथी घोड़ों से भरी हुई यह लंका अत्यंत दुर्जय है। ये श्लोक नंबर 22 में लंका के बारे में लिखा गया है जिसे हनुमान राम के सामने बता रहे हैं। अब श्लोक नंबर 23 में क्या लिखा है उसे सुनिए। खाइयां, सतघनियां और तरह तरह के यंत्र दुरात्मा रावण की उस लंका नगरी की शोभा बढ़ाते हैं। आप देखिए कि श्लोक नंबर 23 में भी सतघनिया शब्द का प्रयोग किया हुआ है। इसका मतलब रावण की लंका में भी तोप थी, जबकि तोप का इतिहास कहता है कि उसकी खोज चीन ने 13वीं शताब्दी में की थी। अब आप ही बताओ, जब वाल्मीकि ने तोप को देखा ही नहीं तो दशरथ के महल और रावण के महल की शोभा का वर्णन करते हुए तोप का उल्लेख क्यों किया? इसका मतलब साफ है कि रामायण में तोप का ये जो उल्लेख किया गया है ये वाल्मीकि ने नहीं किया है, बल्कि ये उन गपोड़ संखियों ने किया है जिन्होंने अपने आप को संस्कृत का विद्वान बताते हुए समय समय पर अपने अपने ढंग से रामायण में बदलाव किए हैं। अगर तोप के इतिहास पर एक नज़र फिर से डालें तो तोप भारत में मुगल काल में ही आई है और इस मुगल काल में ही इन गपोड़ संखियों ने अपने अपने ढंग से रामायण में परिवर्तन किया है। क्योंकि ये गपोड़ संखी मुगल काल में तोप को देख चुके थे, इसलिए उन्होंने रामायण में रावण और दशरथ के महल की शोभा बढ़ाने के लिए तोप का उल्लेख कर दिया। आपने वीडियो को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।